स्टूडेंट, तुम चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो पिछले क्लासों में क्या है कि संविधान की जो विशेषता है उसके बारे में हमने अच्छी तरह अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। हेडिंग डालते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज का टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो देखो प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या है कि भारतीय संविधान के जो मूल उद्देश्य है उसे प्रस्तावना के माध्यम से क्या है कि संविधान में समाहित किया गया है। भारतीय संविधान के क्या मूल उद्देश्य जो है उनको क्या प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में क्या समाहित किया गया है, और वो जो आदेश है प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। ठीक है ना। तो प्रस्तावना मतलब क्या है कि जो मूल उद्देश्य है उसको किसमें रखा गया है? प्रस्तावना में रखा गया है। मतलब जो मूल उद्देश्य है उसको क्या बताया गया है? प्रस्तावना कहा गया है। अगला क्या है? प्रस्तावना क्या है? ठीक, प्रस्तावना क्या है? तो इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है? भाई मूल उद्देश्य इसमें है, मूल उद्देश्यों का जो समूह है वही क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है। अब इसे उद्देशिका क्यों कहा गया है? तो देखो, जिस संविधान सभा द्वारा, यहां से लिखते हैं जिस संविधान सभा द्वारा, जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। क्या किया गया? संविधान का निर्माण। जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की। अब देखो, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया कि 13 दिसंबर 1946 वो क्या पेश किया था? एक उद्देशिका पेश की। ठीक, तो देखो, जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका क्या की? पेश की। ठीक है ना। तो इसका क्या पढ़े? इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था, भाई इस उद्देशिका जो उन्होंने उद्देशिका पेश की उससे जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव था, संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। मतलब क्या है कि संविधान की जो संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया, ठीक है ना, उसके द्वारा एक उद्देश्य का प्रस्ताव बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको उद्देश्य को पेश किया गया और इसी उद्देश्य को आगे जाके क्या बना दिया गया? प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका के रूप में माना जाता है। इसी वजह से क्या प्रस्तावना किसमें माना जाता है? उद्देशिका के रूप में माना जाता है। अब देखो, प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से ली गई? भाई क्या है, प्रस्तावना किस देश के संविधान में है जो वहां से हमने कॉपी करी। हमने बताया था जो अपना जो संविधान है वो क्या है कि उधार का थैला है। उधार का थैला है, मतलब अलग अलग देशों कई सारे संविधानों का जो विश्लेषण करके हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो जो प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई? तो इसका आंसर है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का से। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है ना। तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो कौन संविधान से ली गई है? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्या है भाई? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार था वह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। तो माना जाए तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है। मतलब अमेरिका मतलब अमेरिका के संविधान से। ओके। इसका प्रस्तावना की जो भाषा है, मतलब प्रस्तावना की भाषा मतलब प्रस्तावना का रूप कैसा होना चाहिए, उसको लिखने का तरीका वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना किस तरह से लिखी जाए तो उसका जो रूप है वो किससे लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना।
फिर उसको लिखना, उसको लिखने का तरीका, प्रस्तावना को लिखने का तरीका कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। प्रस्तावना से रिलेटेड उद्देश्य का कैसे है, कब इसको किसने मतलब पेश किया, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रस्तावना को जो हमारे देश में कहाँ से लिया गया है, हमारे देश के संविधान किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। और उसकी भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब प्रस्तावना कब प्रारंभ होता है? प्रस्तावना, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, प्रस्तावना कब प्रारंभ होता है? तो आप लोगों को क्वेश्चन वाइज इसलिए कर रहे हैं कि कल को एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन बन के आएंगे, तो अपन इसकी प्रैक्टिस अभी से भी कर रहे हैं और अपने को एक चीज समझ में भी आती है। तो प्रस्तावना कब प्रारंभ हुई? प्रस्तावना कब प्रारंभ हुई? तो देखो, प्रस्तावना का प्रारंभ होता है कि हम भारत के लोग, मतलब स्टार्ट, हम भारत के लोग, यहाँ से तो प्रस्तावना क्या होती है? स्टार्ट होती है, मतलब प्रस्तावना की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर खत्म कहाँ तक होती है? 26 नवंबर 1949। वह तारीख जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक। अर्थात प्रस्तावना का अंतिम चरण 26 नवंबर 1949 माना जाता है। उस दिन संविधान को अंगीकृत किया हुआ, मतलब क्या है कि प्रस्तावना की जो शुरुआत है, प्रस्तावना हम आपको बुक्स के अंदर पूरी बताऊंगा अभी। हम भारत के लोग वहां से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है? तो 26 नवंबर 1949, जिस दिन क्या भारतीय संविधान को बनाया गया, बनकर तैयार हुआ, मतलब अंगीकृत। अब देखो, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, ओके। और अगर अंगीकृत पूछे जाए तो अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान प्रारंभ कहाँ से होता है? कि हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। 26 नवंबर 1949 में जाके इसको क्या किया जाता है? खत्म, अंतिम रूप दिया जाता है। अब प्रस्तावना के 3 पक्ष कौन से हैं? अब प्रस्तावना के हम पक्ष पढ़ते हैं। कौन से पक्ष? 3 पक्ष। तो प्रस्तावना के कितने पक्ष है? 3 पक्ष, ठीक है ना। कौन कौन से? पहले तो संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत पहला, दूसरा स्वरूप और तीसरा उद्देश्य। प्रस्तावना कितने पक्ष है? 3। संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे, इनको यहीं लेते हैं, इधर इसका विश्लेषण करके पढ़ते हैं। अब जो संविधान के स्रोत, हम भारत के जो लोग हैं, अर्थात भारत की जनता। बट संविधान प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता। तो भारत की जनता ही वह शक्ति ही जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है, मतलब भारत की जनता ही संविधान को शक्ति प्रदान करती है। तो संविधान की जो शक्ति है, शक्ति किसकी? संविधान की। किसमें निहित है? जनता में निहित है, ठीक है ना। तो संविधान की शक्ति है, संविधान की शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। तो देखो, संविधान को शक्ति प्रदान करती है कौन? भारत की जनता। फिर वह संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देती है। ये तो क्या हो गया? संविधान का स्रोत हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा स्वरूप, अब स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। भाई संविधान का स्रोत क्या हो गया? भाई संविधान का मतलब क्या है कि संविधान को पावर कहाँ से मिलती है? भाई जैसे अपन बोलते हैं ना, बिजली का स्रोत क्या है अपने पास? बिजली का स्रोत अपने पे, अपन को बिजली की जो पावर है वो कहाँ से मिलती है? एक एग्जाम्पल देखे तो हमें अपने को जो बिजली की पावर है वो कहाँ से मिलती है? ये परमाणु रिएक्टर वगैरह, जल विद्युत परियोजनाओं से मिलती है, ठीक है ना। तो स्रोत, तो संविधान का स्रोत क्या है? जनता की पावर, भारतीय जनता। भारतीय जनता ही क्या है? संविधान का मूल स्रोत है। इसके बाद आता है स्वरूप। तो देखो स्वरूप में क्या है कि हमारे उस प्रस्तावना में प्रारंभिक 5 शब्द है, ठीक है ना। जो प्रारंभिक जो 5 शब्द है वही इसका क्या है? स्वरूप है। भाई स्वरूप क्या? आदमी का स्वरूप पूछा जाए तो क्या है इसमें? आँख, कान, नाक, पैर, ठीक है ना। उसी प्रकार जो प्रस्तावना है तो अपने मूल स्रोत तो क्या पड़ा? भारतीय जनता। स्वरूप क्या है भाई? तो स्वरूप में देखो,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला स्रोत क्या है, स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। दूसरा स्रोत क्या है, टोटल कितने स्रोत है, स्वरूप है इसके 5 स्वरूप है। स्वरूप कितने हैं, 5। दूसरा है समाजवादी, समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतांत्रिक और 5वां है गणराज्य, गणतंत्र। ठीक, इसके क्या है, स्वरूप है। स्वरूप तो क्या है, भारतीय जनता। स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ठीक है ना। तो ये 5 शब्द हमारे संविधान के स्वरूप अंगीकृत करता है कि ये प्रस्तावना के माध्यम से इस तरह की जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है हमारे संविधान, मतलब ये एक तरह से उद्देश्य भी है, मतलब हमारा जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये जब तक ये सारी बातें इसमें इंक्लूड नहीं होगी, जब तक हमारा लोक कल्याणकारी राज्य नहीं बन सकता। तो हम इन सब के बारे में, जो स्वरूप है, इन सब के बारे में एक एक करके अपने एक एक करके विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, देखो, हाँ, एक ही उद्देश्य और पढ़ लेते हैं कि अंतिम के 5 शब्द उद्देश्यों को दर्शाता है। मतलब क्या है, ये स्वरूप है, ये 5 स्वरूप क्या क्या किसको दर्शाते हैं, उद्देश्यों को दर्शाते हैं। आगे बात सुनो, जैसे अपन पढ़ा, प्रभुत्व संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और गणतंत्र। ये क्या है, ये किसको दर्शाते हैं, उद्देश्य को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये अपना उद्देश्य भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो अपन एक एक करके पढ़ते हैं, जो स्वरूप है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न, ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इसका तात्पर्य यह है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। मतलब क्या है कि जो अपना जो बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या कि जो भारत देश है वो अपने आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अर्थात इसका मतलब क्या है, तो भारत व ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं है, ठीक है ना। जब भी क्या है कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय उसके पहले अंग्रेजों का राज्य था। तो लेकिन क्या है कि भारत अब क्या है, ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं है या फिर किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। मतलब भारत के देश का फैसला कौन ले सकता है, भारतीय जनता ले सकती है। आगे बात समझ में। तो भारत क्या किसी भी देश के अधीन नहीं है, किसी भी देश के निर्णय को माने नहीं माने वो भारत के ऊपर निर्भर है। इसके बाद देखो, वह अपने विदेशी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब उसको किस देश से संबंध बनाए रखने, किस देश से व्यापार करना है, वो भी भारत अपने खुद निर्णय ले सकता है। वह आंतरिक निर्णय लेने के लिए भी किसी बाहरी पर निर्भर नहीं है। मतलब उसको अपने देश में किसी भी तरह का कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो उसको किसी और देश से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसे संप्रभुत्व राष्ट्र कहते हैं। मतलब संप्रभुत्व का मतलब अपने ऊपर निर्भर रहना। मतलब ये जो देश है इस पर निर्भर, अपने ऊपर निर्भर है। इसे किसी भी प्रकार का डिसीजन अपने देश के लिए, चाहे वो बाहरी मामले में हो चाहे आंतरिक मामले हो, वो क्या होगा, भारत देश खुद ले सकता है। किसी पर उसको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो इसकी मतलब स्वरूप है, दूसरा स्वरूप है समाजवादी। समाजवादी तो समाजवादी में क्या है कि यूरोप में कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्गों में के रूप में संघर्ष उभरा, जिसमें एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग के बीच संघर्ष की स्थिति उभरी। ठीक है ना भाई। क्या है कि यूरोप में कोई घटना हुई थी तो उसमें क्या है कि गरीब और अमीरों के बीच में क्या हुआ, भेदभाव होने लगा। वास्तव में समाजवाद समानता की बात करता है। मतलब क्या, समाजवाद मतलब कहता है सभी समान है, चाहे वो गरीब पैसों को लेके हो, मतलब किसी में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे जो अधिकार एक मजदूर को प्राप्त है, मतलब बड़े व्यक्ति को प्राप्त, बड़ा व्यक्ति मतलब जो धन संपदा से परिपूर्ण हो, ठीक है ना, पैसे वाला, ठीक है, उसको जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार एक मजदूर को भी मिलेगा भारतीय संविधान के अनुसार। तो मतलब क्या, समाजवादी है अपना संविधान,
ठीक है ना। तो हमने इसमें विशेषताएं पढ़ी थी कि वास्तव में समाजवाद समानता की बात करता है कि सभी, लेकिन यूरोप में इसे संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। मतलब संघर्ष करो, यूरोप में तो क्या है, इसको संघर्ष के रूप में दिखाया गया है, लेकिन अपना जो भारतीय संविधान है ये समाजवादी संविधान है। मजदूर गरीब वर्ग को संघर्ष के माध्यम से समानता मिलेगी, लेकिन भारत में जो समाजवाद अपनाया गया है वो गांधी जी और नेहरू जी से प्रेरित है। जो भारतीय संविधान समाजवादी है ये किससे प्रेरित है? गांधी जी व नेहरू जी से प्रेरित है। जिसमें हम समानता की बात तो करते हैं लेकिन संघर्ष के द्वारा नहीं, आपसी मेल मिलाप के द्वारा करते हैं। भारत में जो समाजवाद है वो यूरोप के समाजवाद से काफी भिन्न है। नेहरू जी के विचारधारा से प्रेरित है, बाद में मिश्रित व्यवस्था के रूप में सामने आता है। ठीक है ना। तो भारतीय नेहरू में क्या है कि जो यूरोप में जो समाजवाद है वो क्या है, ऊंच नीच के भेदभाव को लेके है, ऊंच नीच के भेदभाव को लेके है। मतलब संघर्ष करो, संघर्ष पूर्ण होता है। लेकिन भारत में क्या है, मेल मिलाप से इसका समाधान किया, मतलब मेल मिलाप वाला है। इसमें तो संघर्ष पूर्ण है और इसमें मेल मिलाप वाला है। मतलब क्या है कि यूरोप में तो क्या है कि जो बड़े लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो धनी लोगों से ही मेल मिलाप करेंगे, ठीक है ना। छोटे लोगों को उनसे मेल मिलाप करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन क्या अपने भारत में क्या है, चाहे छोटा हो, धनी हो, गरीब हो, मजदूर हो, सब मेल मिलाप का मिलाप करते हैं। इसके आगे आता है पंथ निरपेक्ष। तीसरा क्या है, पंथ निरपेक्ष। तो देखो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अपने भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य। पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चेंज कर दिया गया, ठीक है ना, लद्दाख और कश्मीर में। तो क्या है कि जो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य को धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वो भारत की जनता होगा। मतलब क्या है कि चाहे वो हैदराबाद का रहने वाला हो, चाहे वो कर्नाटक का रहने वाला हो, ठीक है ना, उसका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, पंजाब में रहेगा तो पंजाबी है, कोई धर्म नहीं है, उसका एक ही धर्म है, ओनली क्या है कि वो एक इंडियन है। ओके। इसके बाद देखो भारत की जनता होगा, राज्य उनमें नाम मात्र सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन किसी के धार्मिक विषयों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके बाद आता है लोकतांत्रिक। चौथा है लोकतांत्रिक। चौथा क्या है, लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक क्या पढ़ेंगे अपन, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता द्वारा जनता पर शासन, ठीक है ना। मतलब जनता ही जनता द्वारा जनता पर शासन करती है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है, भारत में भी उसी तरह के लोकतंत्र को अपनाया गया है। अगली विशेषता है गणराज्य, ठीक है ना। तो यह गणतंत्र, तो गणतंत्र से तात्पर्य वैसी शासन व्यवस्था जिसका संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है ना। जैसे भारत में राष्ट्रपति है, वास्तविक रूप में देखे तो प्रधानमंत्री है। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका संवैधानिक प्रमुख कौन है, भी अपने यहाँ पे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भाई दुनिया को दिखाने के लिए क्या है भाई, राष्ट्रपति यहाँ का सबसे बड़ा पद है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक रूप ये तो क्या है, एक दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविक रूप में कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक, जो वास्तविक प्रमुख होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता, लेकिन जो प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा होता है और जनता ही अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। तो ये क्या हो गया, गणराज्य, मतलब गणों का राज्य। गण मतलब जनता, ठीक है ना, उनका राज्य। जनता तो अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन वंशानुगत नहीं चुना जाता है, ये कुछ समय के लिए होता है। ये वंशानुगत नहीं होता है, ये क्या होता है, कुछ समय के लिए। अब जैसे प्रधानमंत्री कितने साल के लिए बनाया जाता है, 5 साल के लिए। राष्ट्रपति कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल। इनका कार्यकाल कितना, 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं, फिर जनता अपना प्रतिनिधित्व अलग से चुनती है। इसका मतलब वह किसी अन्य माध्यम से चुना जाएगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, लेकिन वह वंशानुगत रूप से नहीं चुना जाएगा। अगर वह नहीं चुना जाता है तो वह गलत गणतंत्र कहलाता है। भाई क्या है कि अगर मान लो
कि वंशानुगत नहीं चुना जाता, ओनली जनता के जो मतदान के जरिए ही अपना प्रतिनिधित्व का निर्माण किया जाता है, प्रतिनिधित्व चुना जाता है, वही क्या कहलाता है, गणतंत्र। मतलब यह है कि जनता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं चुनती है, वही क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। जैसे हम वार्ड पार्षद के लिए भी क्या, वार्ड पार्षद भी चुनना है तो वोट डालते हैं, ठीक है ना, हमें चेयरमैन भी चुनना है तो वोट डालते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी क्या होती है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब तो होता है कि जिसको जनता स्वयं चुनती है, जिसको जनता क्या करती है, स्वयं चुनती है। और फिर अप्रत्यक्ष रूप में होता है कि जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है ये फिर उसको चुनते हैं, जैसे पीएम को चुना जाता है। आगे बात समझ, इस तरह से क्या, डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है वो तो प्रत्यक्ष, और जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है वो होता है अप्रत्यक्ष। तो पीएम का चुनाव क्या होता है, जो प्रधानमंत्री है उसका चुनाव क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। ठीक, अब अपना क्या हो गया, अब उद्देश्य, तो उद्देश्य का मतलब, इसका उद्देश्य क्या हो गया, इन सबका उद्देश्य देखें। इसे आगे चलकर हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया, मतलब इन सबको, किसको, प्रस्तावना को किसमें शामिल किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ठीक है ना। अब उद्देश्य भाई, इस संविधान में प्रस्तावना रखने का उद्देश्य क्या है, तो पहला तो है न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता, चौथा व्यक्ति की गरिमा, ठीक, और पांचवा है राष्ट्र की अखंडता, और छठा बंधुत्व, ठीक। जिसके क्या है उद्देश्य, सो न्याय, मतलब जनता को न्याय मिले, स्वतंत्रता हो, समता हो, ठीक है ना, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की अखंडता बनी रहे, और बंधुत्व, राष्ट्र की अखंडता, मतलब राष्ट्र अपना टूटे नहीं। अब एक एक करके मैं आपको वैसे ही एनालिसिस कर रहा हूँ, बाकी इसके जो पीडीएफ नोट्स है मैं आपको इसी के साथ, वीडियो के साथ ही मतलब ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उससे इसका अध्ययन कर सकते हैं, समझ यहाँ से सकते हैं, अध्ययन वहाँ से कर सकते हैं। तो देखो न्याय, तो सबसे पहले न्याय को शामिल किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय दिया जाएगा, ठीक है ना, चाहे वो न्याय सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, या फिर मतलब सामाजिक स्तर पर मतलब होता है कि किसी के साथ समाज में भेदभाव किया जा रहा है तो उसके स्तर पर न्याय दिया जाए, किसी की संपत्ति को हड़पा जाए तो उसके लिए भी न्याय दिया जाएगा। आगे बात समझ। इसके अलावा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि आदमी खुद का विकास करे, खुद के विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो सकेगा। मतलब क्या है, स्वतंत्र, पढ़ने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता। तो इससे क्या है कि उसको हर तरह की स्वतंत्रता दी जाए ताकि वो अपना विकास कर सके, क्योंकि आदमी को स्वतंत्रता मिलेगी जब तक वो आज़ाद नहीं होगा तब तक वो अपने आप का विकास नहीं कर पाएगा, अगर बंद के रहेगा तो वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता मतलब होता है कि अगर आदमी अपना विकास करेगा तो ही देश का विकास होगा। समता, सभी को समानता, आर्थिक, सामाजिक और स्तर पर प्रस्तुत करता है। मतलब क्या है कि सभी को समानता, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत करता है कि आर्थिक स्तर पर सब समान है और सामाजिक स्तर पर भी सब समान है। मतलब क्या है, एक जो एसटी कास्ट है उसको जो भारतीय अधिकार मिले हैं वही एक जनरल को मिलते हैं, ठीक है ना, और आर्थिक रूप से भी वो सब तरह से समान माना जाएगा। व्यक्ति की गरिमा, तो देखो भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। भारतीय जनता को क्या करता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। कौन, ये संविधान। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद, मैंने आपको पहले बताया अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को संविधान में जगह दी गई है। मतलब अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है, मैंने अनुच्छेद बताया था आपको, अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार। किसमें, अनुच्छेद 21 में। तो इसको अगर समझे तो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को संविधान में जगह दी गई है। मतलब व्यक्ति अपने गरिमापूर्ण, अपनी गरिमा को बनाए रखकर अपना जीवन अच्छी तरह जी सकता है, वो किसमें है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अब बता राष्ट्र की एकता व अखंडता, तो देखो वह देश जिसमें, मतलब भारत क्या है कि वह देश है जिसमें विविधता और एकता वाला देश, यानी विभिन्न प्रकार से धर्म स्तर, भाषा स्तर,
व स्वरूप स्तर, भौतिक विभाजन स्तर, ऐसे बहुत सारी विशेष विविधताएं है। मतलब क्या है भाई, राष्ट्रीय अखंडता। तो देखो भारत देश है, जैसे अपने एक मैप देख लेते हैं। ये मैप है अपना, ये भारत देश। तो देखो ये आ गया अपना हिमालय, ठीक है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र आ गया। ये आ गया अपना राजस्थान, ये आ गया अपना महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य आ गए। और ये गुजरात। तो देखो यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है। अब जलवायु को लेके भी इनके जो क्षेत्र है वो अलग अलग है, लेकिन विविधता है, विविधता है। कर्नाटक में अलग भाषा बोली जाती है, तमिल में अलग बोली जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग भाषाएं इसमें बोली जाती है। तो भाषाओं के आधार पर भी अलग अलग है, स्वरूप के आकार पर भी अलग अलग है, अलग अलग इनकी मतलब राज्यों के अलग अलग स्वरूप है। भौतिक विभाजन में ज़्यादा, भौतिक विभाजन मतलब ये पहाड़ी एरिया है, ये राजस्थानी रेगिस्तानी एरिया है, ये उष्ण कटिबंध एरिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ की जो मेघालय, मिजोरम, इनकी भाषा अलग है, असम की भाषा अलग है, पहाड़ी क्षेत्र आ गया, ठीक है ना। सिक्किम है, सिक्किम की भाषा अलग है। तो मतलब अलग अलग भाषा के आधार पर भी ये अलग अलग है। लेकिन क्या है, ऐसे बहुत सारी इनमें विविधताएं उत्पन्न है। उन विविधताओं में भी एकता और अखंडता है। मतलब किसी भी भाषा से बिलोंग करता हो, कर्नाटक है, कर्नाटक में क्या चलती, कन्नड़ चलती है, ठीक है ना। जैसे तमिलनाडु में तमिल चलती है, ठीक है। तो ये भाषा का, राजस्थान में राजस्थानी चलती है, ठीक। तो इस तरह से क्या है कि भाषा के आधार पर ये अलग अलग है। इसकी भाषा इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी इसको समझ में आएगी, लेकिन फिर भी क्या है, देश एक जुट है, एक अखंडता से जुड़ा हुआ है। मतलब एक मतलब क्या है कि एकता और अखंडता से है, ठीक है ना, जो भारत में बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब अपनी जो ये इसमें विविधता होते हुए भी भारत देश एक है। मतलब सभी जनता, पूरा भारत देश क्या अभी भी क्या अखंड है, मतलब उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। तो क्या है कि ये बहुत बड़ी विशेषता है कि भाषा के मतलब इसमें बहुत सारी विविधता है, चाहे वो क्षेत्र को लेके हो, भौतिक विभाजन को लेके हो, चाहे भाषा को लेके हो, चाहे धर्म को लेके हो। कई धर्मों के लोग इसमें निवास करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें अखंडता विद्यमान है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी मानी जाती है, और ये बनाए रखने के उद्देश्य के प्रस्तावना में शामिल किया है। मतलब ये जो अखंडता है, इसको बनाए रखने के उद्देश्य से ही प्रस्तावनाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगली विशेषता देखो, इसकी जो अगली विशेषता है वो है बंधुत्व। तो बंधुत्व से तात्पर्य यह है कि आपसी भाईचारा, सभी नागरिकों में आपसी भाईचारा की भावना प्राप्त करना। यह प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का उद्देश्य बताया गया है। बंधुत्व मतलब क्या होता है कि आपसी भाईचारा बना रहे, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित हो। सभी भारतीय क्या है, सभी भारतीय, अपन जो पढ़ते हैं ना, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, ठीक है ना। तो ये अपन बोलते हैं प्रतिज्ञा, जब बोलते हैं कि सभी समस्त भाई बहन, मतलब समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। तो मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बंधुत्व का मतलब क्या है कि सभी में क्या हो, भाईचारा बना रहे, ठीक। तो ये अपनी क्या है कि जो प्रस्तावना है ये कंप्लीट होती है। अब इसमें कुछ मतलब तथ्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। कि जैसे सपोज करो कि एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, कुछ मतलब, तो देखो एन ए पालकी वाला, तो परिचय पत्र मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। तो एन ए पालकी वाले ने संविधान को क्या कहा है, तो प्रस्तावना को क्या कहा गया है कि इस संविधान का परिचय पत्र है, क्या प्रस्तावना। जो प्रस्तावना के बारे में और भी लोगों ने कई कुछ कहे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो क्या एन ए पालकी वाला। अब आता अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, एक ही नाम है भाई, ठीक है ना। ये लो, इसने क्या कहा कि इनका कहना है कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। मतलब जो प्रस्तावना क्या है, हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है। यानी क्या है कि हम जैसा देश चाहते हैं ना भविष्य में, वैसा हमें मिलेगा। तो किससे मिलेगा, प्रस्तावना से ही मिलेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान की इसको क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की
आत्मा कहा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान की पूंजी भी इसको कहा गया है, आदि नाम इसको पुकारा गया है, ठीक है। तो दो व्यक्तिवाद को हमने पढ़ ही लिया। तो एक तो था N.A. पालकीवाल और अलाउद्दीन स्वामी कृष्ण अय्यर, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ते हैं मेरुवारी संघवाद। 1960, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया था, तो उसके द्वारा इसमें बताया गया कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया। भाई ये क्या है कि एक हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है कि एक वाद प्रस्तुत कर दिया कि प्रस्तावना को क्या है कि भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर इसमें क्या है कि न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? अंग नहीं है। लेकिन इसे संविधान संशोधक द्वारा बदला नहीं जा सकता। मतलब क्या है, अपन संविधान संशोधन करते हैं ना, तो संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। यही नतीजा रहा, प्रारंभ से बदलाव नहीं किया गया, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। फिर केशवानंद भारती वाद आया। ये तो आ गया मेरुवाली वाद। अब इसके बाद आता है केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारतीय वाद, ये हुआ केरल, ठीक है ना। इसमें 1973 में इसका वाद प्रस्तुत किया गया। तो देखो केशवानंद भारती वाद केरल 1973 में क्या सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब देखो मेरुवारी जो संघवाद था उसमें तो क्या माना गया है कि संविधान का अंग नहीं है, पर जो केशवानंद भारती वाद आया बाद में, इसके अंतर्गत क्या माना गया है 1973 में कि यह संविधान का अंग है। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि किस वाद में मतलब जो भारतीय प्रस्तावना है जिसको भारतीय संविधान का अंग माना गया है, तो केशवानंद भारती वाद 1973 में माना गया है। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और फिर देखो इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। अब देखो इसमें क्या है कि जो मेरुवारी संघवाद था उसमें तो न तो इसमें संशोधन किया जा सकता, नहीं यही संविधान का अंग है। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती वाद आया केरल के कोर्ट में, तो वहां पे क्या बताया गया कि संविधान का क्या है, अंग है, और इसमें संशोधन मतलब इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अब इसमें बदलाव भी हुआ। क्या बदलाव हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ये हुआ संशोधन। 42 संविधान संशोधन में क्या हुआ, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कितनी बार किया गया? एक बार। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जो हमने सूत्रों में पढ़े थे, अपने पढ़े थे सूत्रों में कि जो पंथ निरपेक्ष पढ़ा था अपने और समाजवाद पढ़ा था, ये सब कब जोड़े गए थे? इसमें 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। कौन से वाद के अनुसार? केशवानंद भारती वाद के अनुसार इसमें संशोधन किया गया और 3 शब्द इसमें जोड़े गए। इसके अलावा जो भी शब्द प्रस्तावना में है वे सभी मूल संविधान से ही चले आ रहे हैं। ये शब्द तो इनमें 1976 में जोड़े गए, और बाद में जो पहले के जितने भी शब्द है वो सब क्या है, मूल संविधान के समय के ही निहित है। तो आज हमने जो प्रस्तावना है इसको पूरा कर लिया है, ठीक है ना। अब इसके आगे का अध्ययन, अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसका अध्ययन, नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट के बारे में तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।